नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत अमेरिका संबंधों की। भारत अमेरिका संबंधों की बात करने से पहले मेरा निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो आपको कैसा लगा। हम बात करेंगे भारत अमेरिका संबंधों की। पहले हम इसकी सिचुएशन समझ लेते हैं। भारत अमेरिका संबंधों में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत कहाँ पर है और अमेरिका कहाँ पर है, बीच में कितनी दूरी है। हमने देखा कि ये भारत है और ये अमेरिका है, मुख्य भाग, ये अलास्का का भाग है। लेकिन हम समझते हैं कि भारत और अमेरिका की इतनी दूरी होने के बाद भी भारत अमेरिका के संबंध कैसे बढ़े, हम संक्षिप्त में चीज़ों को जानेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के काम आ सके। वैश्वीकरण के दौर में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से सहायता प्राप्त करते हैं। तो अंतर्निर्भरता के दौर में स्वाभाविक रूप से दो बड़े राष्ट्र एक सबसे पुराना लोकतंत्र है और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका को आधुनिक समय में सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है और है प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को अपनाने वाला देश अमेरिका है। और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी रहती है। जो देश लोकतांत्रिक रूप से गवर्न हो रहा है, लोकतांत्रिक रूप से डेमोक्रेटिकली डिराइव हो रहा है, यहाँ गवर्नमेंट बनती है। तो बदलते जो भी चेंजिंग स्ट्रेटेजिकल सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, इनमें इंडो यूएस रिलेशंस का नेचर कैसा रहा, उसी के साथ साथ इंडो यूएस रिलेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, इनके संबंधों को 21वीं सेंचुरी में हम किस प्रकार से देखते हैं, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं और पॉइंट वाइज हम इसको देखेंगे। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो दो स्टेट के मध्य और ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई और इसी के चलते इंडो यूएस रिलेशन में भी लगातार परिवर्तन होता रहा है। लेकिन हम इंडो यूएस रिलेशन को इतना सिंपल समझ लेंगे ऐसा भी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहे हैं शुरुआत से ही। क्यों? जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ है और भारत गणतंत्र हुआ है यानी रिपब्लिक हुआ है, तो इंडिया का अमेरिका के साथ वैसे अच्छे संबंध नहीं रहे। कारण था कि शीत युद्ध के समय पर, इसीलिए हम भारत और अमेरिका यानी इंडिया एंड यूएसए के रिलेशन को अलग अलग चरणों में बांट करके देखते हैं। पहला चरण इंडो यूएसए रिलेशन अलग अलग चरणों में बांट के देखेंगे। पहला है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का समय। कोल्ड वॉर के समय पे इंडिया यूएस के जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कहे जा सकते। कारण था उसका, क्योंकि रसिया के साथ भारत के ज़्यादा नज़दीकी संबंध थे और यूएसए अपने प्रभाव को, अपने इम्पैक्ट को एशिया में यानी एशियन कंट्रीज़ के बीच बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत था। और
जो कंटिन्यूअस एफर्ट उसके लग रहे थे वो ऐसे साथी को ढूंढने में लग रहे थे, ऐसे एक ऐसे नेशन, ऐसे कंट्री को जो उसके साथ फ्रेंडशिप करे और उसके विचार को आगे बढ़ाए। ठीक है, उसको मिला पाकिस्तान। क्या मिला? पाकिस्तान। जब पाकिस्तान यूएसए को मिल गया और पाकिस्तान के जरिए वो काउंटर करने, रसिया को काउंटर कर सकता था, चाइना को काउंटर कर सकता था, और इंडिया चूँकि इसने नॉन अलाइंस को प्रेफरेंस दी, हम किसी भी गुट में नहीं जाने वाले हैं, तो लगातार जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी यानी शीत युद्ध की परिस्थितियों में भारत ने अपने आप को दोनों गुटों से अलग रखा और जो कोल्ड वॉर के समय में बने हुए संगठन थे, चाहे वो सीटो हो या सेंटो हो, उन दोनों संगठनों से भारत अलग रहा, जबकि पाकिस्तान उनका सदस्य बना। अब कोल्ड वॉर में और क्या रहा? कोल्ड वॉर के समय पर परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बॉम्ब यानी परमाणु परीक्षण की होड़ लगी रही, लगातार न्यूक्लियर टेस्ट होते रहे, लेकिन जो कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर थी, परमानेंट मेंबर थी, वो तो लगातार अपना परमाणु जखीरा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल, लगातार बढ़ाते रहे, लेकिन भारत जैसे देश इन पर प्रतिबंध लगा रहा। लेकिन भारत ने भी स्माइलिंग बुद्धा करके, जब पिछले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं, अपना टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट, तो पूरे वर्ल्ड ने इसको प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्ट किया और एनपीटी नॉन प्रीफिलरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इस प्रकार के अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रीटीज़ के माध्यम से क्या हुआ? भारत जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास चलता रहा। वहीं कश्मीर की समस्या हो, यूएसए ने लगातार पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 का वार हो, यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 1960 वार में यूएस तटस्थ रहा, डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, लेकिन इसीलिए भारत रसिया की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ दिखाई देता है। लगातार कश्मीर के प्रति नेगेटिव थॉट, कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का समर्थन, ये सब चीज़ें भारत के लिए यूएसए संकट की चीज़ें बनती रहीं, लेकिन रसिया ने भारत का साथ दिया। दक्षिण एशिया में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब हम कोल्ड वॉर के बाद की स्थिति में आते हैं, जब 1991 दो यानी यूएसएसआर का विभाजन हो जाता है और यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म, इन दोनों परिस्थितियों में भारत अमेरिका संबंधों में नज़दीकियाँ आती हैं। अब भारत अमेरिका संबंधों में तो पोस्ट कोल्ड वॉर, एक तो कोल्ड वॉर के समय पे बात हो गई, दूसरी बात करेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर की। ठीक है, जब हम पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करेंगे यानी 1991 के बाद की बात करेंगे, तो लगातार भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार आ रहा है और लगातार भारत अमेरिका के बीच में जो कभी परिस्थितियां तनावपूर्ण थीं, अब वो टेंशन की सिचुएशंस ख़त्म हो गई हैं
और आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आफ्टर 9/11, 1991 से 2001। ठीक है, 9/11 हम सबको पता है। 9/11 क्या है? 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ, टेरर अटैक हुआ। तब अमेरिका को लगा कि भारत की जो स्थिति है वो सच में आतंकवाद से पीड़ित देश की स्थिति है। केवल भारत ही नहीं, और भी देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, जिसे अमेरिका पहले मानता नहीं था। अमेरिका पहले नहीं मानता था कि आतंकवाद जैसी कोई स्थितियां हैं भी। तो दूसरा, पोस्ट कोल्ड वार यानी शीत युद्धोत्तर काल ध्यान रखेंगे। तीसरा, पोस्ट या आफ्टर 9/11, इन 9/11 के बाद भारत के प्रति यानी कश्मीर के लिए यूएसए की नीतियां बदल गई। अब अमेरिका को भारत की आवश्यकता आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए, काउंटर टेरर मिशन के लिए ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो पोस्ट कोल्ड वार की हम बात करेंगे, आफ्टर 9/11 की बात करेंगे। फिर लगातार भारत के प्रति इसकी सोच बदलती गई और भारत आगे हम बात करेंगे। तो 3 चरण मुख्यतः हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इकोनॉमिक रिलेशन जब हुए हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि आफ्टर 9/11 के बाद ही हमने क्या किया? न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एग्रीमेंट किया, और वो 2008 में। ठीक है, उसके 2008 में ही क्या आई? मंदी आई। ठीक है ना, तो आफ्टर 2008 से हमारे संबंधों को और अलग प्रकार के आयाम मिलने लगे, अलग प्रकार के डायमेंशंस शुरू हो गए मिलना। ठीक है, तो हम इनको संबंधों को 4 भागों में बांट सकते हैं: कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, आफ्टर 9/11 एंड आफ्टर रिसेशन। ठीक है, 2008 के बाद। अब हम अगर नए संदर्भों में देखें तो अब जो नया दौर चल रहा है आफ्टर कोविड, ये नया दौर यानी नया चरण बन सकता है, नई स्टेज हो सकती है। ठीक है, तो हम इनको 5 स्टेजेस में बांट करके भारत अमेरिका संबंधों को देख सकते हैं। क्लियर है? अब धीरे धीरे इसी में डायरेक्ट समझ लेते हैं। कोल्ड वॉर का जो पीरियड था वह पीरियड टेंशन का था, तनाव का चरण था। ठीक है, कोल्ड वॉर का अब उसमें क्या कारण थे? तनाव के, टेंशन के कारण क्या थे? न्यूक्लियराइजेशन पहला कारण, बहुत बड़ा कारण था। न्यूक्लियराइजेशन यानी परमाणुकरण, लगातार परमाणु टेस्ट होते जा रहे थे, परमाणु बमों के जखीरा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, दूसरा कारण कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, यानी कश्मीर इशू को लेकर के अमेरिका का रुख। ठीक है, तीसरा भारत चीन के मध्य जो तनाव बढ़ रहा, 1962 के बाद बढ़ा तनाव, और अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति झुकाव, ये भी एक बड़ा कारण रहा। 1971 का वार हो या 1965 का वार, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। उसके साथ साथ तीसरा, आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन, किसके प्रति? टेररिज्म के संबंध में। ठीक है,
हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब लगातार ये तो चरण हो गए, ठीक है। कोल्ड वॉर को हमने समझा। कोल्ड वॉर को समझने के बाद हमने पोस्ट कोल्ड वॉर में जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आए तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में लगातार अमेरिका के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और अमेरिका ने इकोनॉमिक रिलेशन को भारत के साथ मजबूत करने का नया तरीका ढूंढ लिया और नए व्यापारिक संबंध बनाए, वाणिज्यिक संबंध, कॉमर्शियल एंड ट्रेड रिलेशन भारत के बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक रिलेशन बढ़े, लेकिन 1998 में भारत के द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट ने भारत और अमेरिका को क्या कर दिया, फिर दूर कर दिया। लेकिन 9/11 के घटना ने फिर दोबारा से भारत अमेरिका को पास ला दिया, ठीक है। उसके बाद भारत और अमेरिका, जैसे हम बात कर रहे थे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, आफ्टर 9/11, पोस्ट 9/11, इसमें भारत अमेरिका ने स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़े, यानी रणनीतिक साझेदारी की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। हमने सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका से हाथ मिलाना शुरू किया, या अमेरिका के हमारे दोनों के संबंध, अमेरिका और भारत के संबंध सुरक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। ट्रेड को लेकर तो महत्वपूर्ण थे ही, ट्रेड को और आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ जब हम 2008 में आते हैं, जब भारत पर मुंबई अटैक होता है, उसके साथ ही अमेरिका में 2-3 चीज़ें हो रही होती हैं। हम अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर लेते हैं, न्यूक्लियर डील कर लेते हैं। न्यूक्लियर डील किस लिए? ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी को पा सकें और उसकी टेक्नोलॉजी ले सकें, और वर्ल्ड को ये विश्वास हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि जब अमेरिका जैसा देश भारत के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी कर सकता है तो अन्य देशों को क्या समस्या है। तो भारत का एक बहुत बड़ा मूव था। उसके बाद भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध, स्ट्रेटेजिक रिलेशन और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यूएस की भारत के प्रति नीति में बदलाव लगातार होता रहा है। उसके पीछे कारण क्या थे? उसके पीछे थे कॉमर्शियल और ट्रेड इंटरेस्ट, कॉमर्शियल एंड ट्रेड। दूसरा कारण था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी परमाणु प्रसार, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तीसरा कारण चीन का बढ़ता प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ चाइना। चौथा टेररिज्म। तो हम समझ सकते हैं आतंकवाद चाइना का बढ़ता प्रभाव है, चाहे वो परमाणु का प्रसार है, आतंकवाद है, कॉमर्शियल और ट्रेड के यानी व्यापार और वाणिज्यिक हितों का बढ़ना है। इसके कारण से अमेरिका का भारत के प्रति क्या हुआ? रुख बदला, और भारत के प्रति वो कैसा हुआ? सहज हुआ। उसके साथ साथ जैसे जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ ज़्यादा घनिष्ठ हो गया और 9/11 के बाद
पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बहुत देखने को मिल गई, तो सबसे बड़ा संकट हुआ वो ये हुआ कि अब अमेरिका को टेंशन इस बात की हो गई कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो कहीं आतंकवादियों के हाथ में न चले जाएं। ठीक है, तो परमाणु हथियारों आतंकवादी के हाथ में न जाए, इसको लेकर के अमेरिका का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा जो सहायता अमेरिका की पाकिस्तान के लिए जाती है, तो केवल इसीलिए जाती है कि कहीं ये हथियार जो है परमाणु हथियार वो अमेरिका आतंकवादियों के हाथों में न जा कर के हाथियों में न चले जाएं और पूरे वर्ल्ड को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रुख बदलने की बात हो गई, लेकिन जब चाइना आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकली तो यूएस के लिए खतरा है। तो यूएस को चाहिए एक पार्टनर, और वो भी चाइना को काउंटर करने वाला। वो कौन है? इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए, और इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? आतंकवाद को रोकने के लिए काउंटर टेररिज्म। ठीक है, काउंटरिंग टेररिज्म। ठीक, दूसरा जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी परमाणु प्रसार हो रहा है उसको मैनेज करना, यानी मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, परमाणु प्रसार का प्रबंधन। ठीक है ना। तीसरा, बैलेंस ऑफ चाइना पावर, चाइना की शक्ति को, चाइनाज पावर, चाइना की चीन की शक्ति को संतुलित करना। पावर। अगला है जो अमेरिका लगातार विश्व में सहायता देने के नाम पर, सहायता देने के लिए काम करता है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की सहायता देता है ताकि विश्व के कई सारे देश उसके प्रभाव में बने रहें। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हो, आईएमएफ के माध्यम से हो, या सीधे डायरेक्ट जहाँ पर संकट आता है वहाँ उसको हेल्प करता है। लेकिन अमेरिका की आर्थिक स्थिति लगातार एक जैसी मंदी के बाद, 2008 की मंदी के बाद तो वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो उसको क्या चाहिए? ऐसा देश चाहिए जो उसके कुछ बर्डन को ले सके। तो एशिया में, एशिया के बर्डन को, एशिया में जो उसके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है उसके लिए भारत एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, भारत एक बहुत अच्छा पार्टनर हो सकता है। यानी एशियन बर्डन को यानी शेयर करना, साझा करना। ठीक है, शेयरिंग ऑफ एशियन बर्डन, यानी एशिया के भार को, एशिया के जो उसने सर्विसेज के ऊपर जो भार दे रखा है, चाहे वो जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में काउंटर टेररिज्म के तहत उसने अपनी सेना भेज दी और बहुत सारा पैसा खर्च किया, इराक में बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो इन सब देशों में जब देखा अमेरिका ने इससे बहुत लाभ नहीं हो रहा है, पैसा हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर उसने सोचा कि अगर इंडिया इसमें अगर हमारा सहयोग करेगी तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा और कुछ दायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया अपने ऊपर ले सकता है, और इंडिया ने ली भी। क्लियर है? तो ये अमेरिका के लिए भारत का महत्व है, अमेरिका के लिए भारत किस प्रकार से ज़रूरी है, ये हमने समझा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत के लिए अमेरिका क्यों ज़रूरी है, क्योंकि संबंध तो दोनों तरफ से बराबर होंगे। तो भारत के लिए अमेरिका क्यों ज़रूरी है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत का परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम
में अमेरिका का सहयोग चाहिए हमको, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ठीक है, परमाणु प्रोग्राम में अमेरिका का साथ चाहिए। भारत को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अमेरिका कितना भी कमज़ोर हो जाए फिर भी सहयोग करने की स्थिति में तो लगातार बना ही रहेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगला सैन्य और आर्थिक, यानी जिसको हम कहते हैं मिलिट्री एंड इकोनॉमिक बैलेंस, किसके संबंध में? मिलिट्री एंड इकोनॉमिक बैलेंस, काउंटरिंग चाइना, ठीक है ना। ये हमारे लिए चाइना बड़ा खतरा है। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था बहुत खतरनाक था। चौथा, हम भी आतंकवाद से लगातार पीड़ित हैं, हम तो बहुत समय से पीड़ित हैं और लगातार बात कर रहे हैं, तो काउंटरिंग टेररिज्म, ठीक है। फिर हमारी जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी है, हम इसी के अंदर कर रहे थे, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और स्पेशलाइज्ड हेल्प हमको अमेरिका से चाहिए होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा संबंधित। और लास्ट नॉट लीस्ट और वेरी इम्पोर्टेंट, भारत को यूएनएससी का यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना है, जिसमें भारत का अमेरिका के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा अमेरिका का महत्व भारत के लिए, भारत को अमेरिका के संबंध क्यों चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसको हम आप डिफाइन करते रहना, और ये पॉइंट्स आपको मिल गए तो आप आराम से एग्ज़ाम में ठीक तरीके से आंसर लिख सकते हैं, और कोई भी प्रश्न आ जाता है उसमें इन पॉइंट्स का उपयोग करके आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है? अगर हम निष्कर्ष निकालें दोनों देशों के बीच, तो पहला जो निष्कर्ष है वो है इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की, सहभागिता की क्या है, अनिवार्यता है। ठीक है? इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की अनिवार्यता। क्लियर है? दूसरा, जो भी हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है लगातार, उनका क्षेत्र, उनका दायरा बढ़ रहा है। तो कॉमन इंटरेस्ट, इंक्रीजिंग कॉमन इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, इंक्रीजिंग कॉमन इंटरेस्ट एरिया, साझा हितों का बढ़ता दायरा। एशिया के लिए इम्पोर्टेंस फॉर एशिया, एशिया महाद्वीप के लिए महत्व इसका, दोनों के संबंधों का। तीसरा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, परमाणु सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथा,
अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, भारत के साथ वही चैलेंजेज हैं, वही भारत के पास भी अपॉर्चुनिटी हैं, अमेरिका के पास भी अपॉर्चुनिटी है दोनों के संबंधों को बढ़ाने का, और चैलेंजेज एक जैसे हैं। तो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, तो ये आपके भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं, रोल निभाने वाले हैं। आगे क्या होना चाहिए, हमको बिना किसी डर से बोल्ड इनिशिएटिव लेना चाहिए। बोल्ड इनिशिएटिव यानी अब भारत ले भी रहा है, बिना किसी के डर से, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रभाव में, अपने स्वभाव, अपने आवश्यकता के अनुसार बोल्ड इनिशिएटिव भारत अमेरिका के बीचों के संबंध को, चाहे दूसरे देशों के संबंध के साथ भी यही सेम चीज़ हो रही है। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, सहयोग है, जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन को की डेंसिटी बढ़ानी चाहिए, उसकी सघनता को बढ़ाना चाहिए, कोऑपरेशन की डेंसिटी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये भारत अमेरिका संबंध हो गए। इसमें कोई विषय समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से नहीं बताना ना भूलें कि हमने क्या अच्छा लगा इसमें, और हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।